नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। बांग्लादेश में जारी बवाल के बीच अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। दरअसल बांग्लादेश में अब चुन चुन कर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। उनके घरों पर हमले हो रहे हैं, उनकी संपत्तियों को फूंका जा रहा है और उनके धर्म स्थलों पर तोड़फोड़ की जा रही है। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे से जुड़े होंगे। तो इसी मुद्दे से जुड़ा हमारा आज का पहला सवाल। हमारा सवाल है कि बांग्लादेश में चल रहे उपद्रव में अल्पसंख्यक किस हालात में हैं? आपको बता दें कि बांग्लादेश में रहने वाले 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू फिलहाल दहशत के साए में जीने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि पूरे बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के निशाने पर अल्पसंख्यक समुदाय है और हिंसा और अराजकता के बीच उनको टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेश में बगावत के बाद वहां पर रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं के सितारे गर्दिश में हैं। शेख हसीना सरकार के धराशायी होने के साथ ही बांग्लादेश में रहने वाले करीब 1.5 करोड़ हिंदू कट्टरपंथियों और उपद्रवियों के निशाने पर आ गए हैं। पूरे देश में हिंदुओं को, उनके कारोबार को और उनके मंदिरों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। राख में तब्दील हो चुका ये घर बांग्लादेश के मशहूर लोक गायक राहुल आनंद का है। बांग्लादेश की विरासत को संगीत के तरानों में पिरोने वाले राहुल के घर को केवल इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि राहुल आनंद अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय से आते हैं। बांग्लादेश में बगावत का झंडा बुलंद कर रही उन्मादी भीड़ ने राहुल के आशियाने को ऐसी आग के हवाले किया जिसमें 140 पुरानी ऐतिहासिक और खूबसूरत इमारत खंडहर में तब्दील हो गई। ढाका के धानमंडी इलाके में राहुल आनंद का घर था। राहुल आनंद की शोहरत का अंदाजा केवल इस तस्वीर से लगाया जा सकता है कि जब फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ढाका पहुंचते हैं तो राहुल आनंद का मेहमान बनते हैं। राहुल आनंद की सुरलहरियों पर किसी मजहब का नहीं, राष्ट्र का रंग होता था, लेकिन उनको निशाना इसलिए बनाया गया क्योंकि उपद्रवियों ने उनके संगीत में मजहब का राग ढूंढने की कोशिश की। लिहाजा वो सुरक्षा के लिए अब अपने परिवार के साथ अंडरग्राउंड होने को मजबूर हो गए। राहुल आनंद बांग्लादेश के उन करोड़ों हिंदू अल्पसंख्यकों में से एक हैं जिनकी जिंदगी 5 अगस्त के बाद खौफ के साए में गुजर रही है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ उनके धार्मिक स्थल को भी निशाना बनाया जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में मंदिरों में हमला कर तोड़फोड़ की जा रही हैं। ये 2 तस्वीरें बांग्लादेश के अलग अलग इस्कॉन मंदिरों की हैं। मेहरपुर में उन्मादी भीड़ ने इस्कॉन टेम्पल में जबरदस्त तोड़फोड़ की और मंदिर को आग के हवाले कर दिया। वहीं खुलना के इस्कॉन मंदिर में भी कट्टरपंथियों ने हमला कर आग लगा दी। ये दोनों मंदिर तो उदाहरण मात्र हैं। अब तक बांग्लादेश में 40 से ज्यादा जगहों पर मंदिरों पर हमले करके पुजारियों और हिंदू परिवारों पर निशाना साधकर उन्हें मौत के घाट उतारा जा चुका है। हिंदू लोग को बहुत दुख है जो बांग्लादेश में निर्वाचन हो टाइम और पॉलिटिकल चेंज टाइम, सब टाइम में हिंदू लोग अटैक होता है और अभी बहुत ज्यादा अनसिक्योर फील कर रहा है। लगभग 500 से 1000 आदमी आया तो हमारा इधर से घुसकर सब कुछ तोड़-फोड़ किया। साथ से उन लोग हमारा मंदिर पे अग्नि संयोग किया। सिर्फ एक दिन में बांग्लादेश के 27 जिलों में 100 से ज्यादा वारदातें ऐसी हुई हैं जिसमें अल्पसंख्यकों के घरों को लूटा गया, उन पर हमला किया गया, उनमें आग लगा दी गई। यही नहीं, उनका कत्ल किया गया। মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী এবং নৌবাহিনী 3 বাহিনী প্রধানের সাথে আমাদের দীর্ঘ সময় বর্তমান পরিস্থিতি এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকার নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ছাত্র নাগরিক অভ্যুত্থানকারীদের পক্ষ থেকে যেই সরকার প্রস্তাব করা হবে সেই প্রস্তাবিত সরকারি চূড়ান্ত সরকার, চূড়ান্ত অন্তর্বর্তীকালীন
সরকার হবে সেই নিশ্চয়তা আমরা আজকে বঙ্গভবন থেকে পেয়েছি। बांग्लादेश की भयावह स्थिति को देखते हुए छात्र आंदोलन की कमान संभाल रहे छात्र नेता अब हिंसा बंद करने की अपील कर रहे हैं। बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हो रहा है, लेकिन इस सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हो रहे हमलों को रोकना और उनमें शासन के प्रति भरोसा पैदा करना है। और इस चुनौती में नई सरकार कितनी कामयाब हो पाती है, इसका फैसला चंद घंटों में ही हो जाने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उससे भारत सरकार चिंतित है। सरकार के मुताबिक बांग्लादेश में तेजी से घटते घटनाक्रम पर उनकी पैनी नजर है। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा भारत के लिए क्यों चिंता की बात बन गई है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा है। ऐसे में अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला और अत्याचार हुआ तो उनका पलायन भारत में हो सकता है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। बगावत के नाम पर सड़कों पर उतरी उन्मादी भीड़ अल्पसंख्यकों को चुन चुन कर निशाना बना रही है। लिहाजा बांग्लादेश में अपने परिजनों के पास गए भारतीय नागरिक अफरा तफरी में भारत लौट रहे हैं। এই যে যাচ্ছেন, এই যে খবর আসছে যে হিন্দুদের উপরে অ্যাটাক হচ্ছে, এটা কতটা সত্যি কি জানতে পেরেছেন? পুরোটাই সত্যি, পুরোটাই সত্যি। আমরা যে আসবো গুছাই গাছাই নিয়ে আমাদের কি বর্ডার খুলে দেবে, জাতি দেবে ওদিকে বলো? আপনি চান যে ভারতে চলে আসতে? হ্যাঁ, যদি আমাদের সেরকম আসতে পারতাম তাহলে তো আমরা চলে আসতাম। আমরা এইরকম হুমকির মুখে থাকতে চাচ্ছি। टूरिस्ट वीजा पर बांग्लादेश गए सैलानी भी जान बचाकर भारत आ रहे हैं। ज्यादातर बुजुर्ग हैं, सभी सुबह के वक्त जो है किसी भी तरीके से वो भारत लौट आए हैं, लेकिन जिस तरीके से मंजर का उन्होंने सामना किया वहां पर वो दर्दनाक है, भयभीत कर देने वाली है। दरअसल बांग्लादेश में अभी 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू रहते हैं। आंकड़ों के हिसाब से 2022 की जनगणना के मुताबिक बांग्लादेश में अब केवल 8% हिंदू बचे हैं, जबकि 2011 की जनगणना के मुताबिक हिंदुओं की आबादी 10% थी। यानी केवल 10 सालों में ही बांग्लादेश में हिंदू आबादी में 2% की कमी हो गई। जबकि 1971 में जब बांग्लादेश को आजादी मिली थी तो देश में 20% आबादी हिंदू थी। हिंदुओं की तेजी से घटती आबादी को सहारा मिला शेख हसीना की सरकार से। हसीना सरकार ने कट्टरपंथियों पर लगाम लगाई। इसलिए माना जाता था कि अल्पसंख्यक मुख्य रूप से शेख हसीना की अवामी लीग के समर्थक हैं, लेकिन अब उनके ऊपर हो रहे हमले की वजह भी यही बन रही है। ऐसे में भारत अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल संसद में कहा कि सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर बांग्लादेश के अधिकारियों के संपर्क में है। We are also monitoring the situation with regard to the status of minorities. There are reports of initiatives by various groups and organizations to ensure their protection and well-being. We welcome that, but will naturally remain deeply concerned till law and order is visibly restored. बांग्लादेश में बिगड़ती स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने बांग्लादेश से अपने 190 दूतावास कर्मचारियों को वापस बुला लिया है। अब वहां केवल 20 से 30 स्टाफ ही ढाका में मौजूद हैं। सरकार के मुताबिक अभी भी बांग्लादेश में 19,000 भारतीय मौजूद हैं और उनकी सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर है। इधर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले का विरोध भारत में शुरू हो गया है। ये 2 तस्वीरें लखनऊ और जम्मू की हैं। लखनऊ में अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की मांग। वहीं जम्मू में डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हो रहे हमले की आलोचना की और बांग्लादेश से उनको समुचित सुरक्षा देने की मांग की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और योग गुरु बाबा रामदेव ने बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। आज भारत के तमाम पड़ोसी चल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, और तब भी हम इतिहास की उन परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों वहां पर पैदा हुई है।
बगावत और बवाल के बीच बांग्लादेश में मजहबी कट्टरपंथ का फिर से बोलबाला हो गया है। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद सरकार के बड़े अधिकारियों के इस्तीफे लिए जा रहे हैं और पिछले कुछ सालों से दुबकी खालिदा जिया की प्रमुख विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी फिर से सत्ता संभालने की तैयारी शुरू कर रही है। लेकिन अगर बांग्लादेश में कट्टरपंथी बीएनपी सत्ता में आए तो भारत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नॉर्थ 24 परगना के पेट्रापोल बॉर्डर से ऋतिक मंडल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बांग्लादेश में फौज और आंदोलनकारी छात्र नेताओं ने नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार चलाने की जिम्मेदारी सौंपी है। लेकिन अब सवाल ये है कि सेना और कट्टरपंथियों के दबाव में यूनुस किस तरह से बांग्लादेश को वापस पटरी पर ला सकेंगे। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल आज का है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में मोहम्मद यूनुस चेहरा या सिर्फ मोहरा। इसके बारे में बता रहे हैं पूर्व राजनयिक मंजू सेठ। इस वक्त ही विल बी द चीफ एडवाइजर टू द इंटरिम गवर्नमेंट, लेकिन वो जो मेन अभी इस वक्त जो उसका कॉम्पोजिशन है वो किसका हाथ किसका पलड़ा हाई है उसमें वो देखना है। इस आर्मी ऑफ कोर्स कंट्रोल करेगा और ज्यादा, और इसका मैंडेट मुझे क्लियर नहीं आ रहा है कि इनको कितनी देर तक गवर्न करेंगे और क्या सिर्फ इनको इलेक्शंस ओवरसी करने हैं। अगर सिर्फ इलेक्शंस ओवरसी करने हैं और कोई मेजर डिसीजंस नहीं लेनी है तब तो ही इज लाइक जस्ट चेहरा एंड और ही विल बी द फ्रंट, बट आर्मी और सब और लोग डिसीजंस लेंगे जहां तक मुझे नजर आ रहा है। बांग्लादेश में बगावत की बागडोर छात्र नेताओं के हाथ में थी। छात्रों के आंदोलन के आगे ही शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। लेकिन छात्रों के इस उग्र आंदोलन की पटकथा जमात इस्लामी के कट्टरपंथियों ने लिखी थी। इसके लिए वो पिछले कुछ सालों से सिलसिलेवार तरीके से छात्र संगठनों के बीच घुसपैठ कर रहे थे। इसी से जुड़ा हमारा चौथा सवाल है। हमारा सवाल है कि क्या बांग्लादेश में बगावत की स्क्रिप्ट कट्टरपंथियों ने तैयार की थी? आपको बता दें कि जमात के साजिश की जानकारी इस पूरे मामले को लेकर दे रहे हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर से। सूत्रों ने जानकारी दी कि इस्लामिक छात्र शिविर, जो कि वहां का एक कट्टरपंथी छात्र संगठन है, इसने बांग्लादेश के ढाका यूनिवर्सिटी, चटगांव यूनिवर्सिटी, ऐसे ही अन्य आधा दर्जन यूनिवर्सिटीज में जाकर के छात्रों को पीछे से उग्र किया। आपको बता दें कि इस आंदोलन के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की बड़ी फंडिंग रही। साथ ही आईएसआई ने ऐसे फेक अकाउंट तैयार करके इन छात्रों को व्हाट्सएप ग्रुप से उन्होंने जोड़ा। इसमें आईएसआई के एजेंट भी कई शामिल थे। सूत्र भी बताते हैं कि इन आईएसआई एजेंट के जरिए इस भीड़ में जा करके उन्होंने सोशल मीडिया पर कई तरीके के ऐसे मैसेज दिए जिससे कि भीड़ काफी उग्र हो गई। बांग्लादेश में करीब 15 सालों से लगातार शासन करने के बाद जब शेख हसीना देश छोड़ने को मजबूर हुई तो उनका सबसे पहला ठिकाना बना उनका पड़ोसी मुल्क और उनका सबसे भरोसेमंद सहयोगी भारत। शेख हसीना फिलहाल भारत में ही हैं, लेकिन यहां से वो कहां जाएंगी इसके बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। ऐसे में हमारा पांचवा सवाल इसी से जुड़ा है। क्या भारत ही होगा शेख हसीना का नया ठिकाना? इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हिंडन एयरबेस से हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा। देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना बीते 2 दिनों से हिंदुस्तान में हैं। यहां गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस के एयरफोर्स के उस विशेष गेस्ट हाउस में अब शेख हसीना कब तक रहेंगी ये कोई नहीं जानता। शेख हसीना चाहती हैं कि वो लंदन चले जाएं, लेकिन यूके से उन्हें असाइलम मिलना फिलहाल मुश्किल लग रहा है। इस बीच अमेरिका ने उनका वीजा रद्द, उतना समय उन्हें जरूर मिलेगा और ऐसे में 2 दिन से भारत में एयरफोर्स के गेस्ट हाउस में रहे शेख हसीना संभवतः अगले और कुछ दिन यही रहेंगी। बांग्लादेश में बर्बादी और अराजकता की तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद को ये उम्मीद है कि किसी दिन भारत में भी ऐसा होगा। खुर्शीद के बयान में कांग्रेस के नेता सज्जन वर्मा ने सुर में सुर मिलाया और ऐसे में इसी से जुड़ा हमारा छठा सवाल है। हमारा सवाल है कि बांग्लादेश पर सलमान खुर्शीद के बयान पर क्यों हो रहा है अब घमासान। सलमान खुर्शीद और सज्जन सिंह वर्मा के बयान पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है और इस बयान को देश के लिए खतरनाक बताया है।
बांग्लादेश की प्रधानमंत्री अपना मुल्क छोड़कर भागी तो बांग्लादेश की आवाम ने देश में लूट मचा दी। जिसके हाथ जो लगा वो लूट कर भागा। कोई प्रधानमंत्री आवास में पहुंचा तो किसी ने सरकारी कार्यालयों में तोड़फोड़ मचा दी। कुर्सियां लूटी, सोफे लूटे, महंगे सामान लूटे। ये लूट सिर्फ सामानों की नहीं थी, ये लूट जमहूरियत की भी थी। अवाम में सुलगती आग ने पूरे बांग्लादेश की राजनीति चंद घंटों में बदल डाली। पड़ोसी देश होने के नाते भारत के लिए बांग्लादेश के बिगड़ते हालात चिंता का विषय है। लेकिन कांग्रेस नेता इस मुद्दे पर भी राजनीति करने से पीछे नहीं हट रहे। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का कहना है कि ऐसी स्थिति भारत में भी हो सकती है। खुर्शीद ने एक किताब विमोचन के वक्त विवादित बयान दिया। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने बांग्लादेश के हालात को लेकर कहा कि सच्चाई ये है कि सतह के नीचे कुछ है। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो यहाँ भी हो सकता है। सलमान खुर्शीद के इसी बयान पर अब वार पलटवार की राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी इसे देश विरोधी सियासत बता रही है। कुछ लोग जो है वो हर क्राइसिस में कम्युनल क्रिमिनल कारीगरी के जो है वो सूरमा बनते हैं और इस तरह की कम्युनल क्रिमिनल कारीगरी के जरिए भय और भ्रम का भौकाल खड़ा करने की कोशिश करना, उसके अलावा फेक फैब्रिकेटेड फोबिया के जरिए, फैंटेसी के जरिए देश के माहौल को खराब करना, ये कोशिश करते रहे। सलमान खुर्शीद के बयान पर कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने भी सुर में सुर मिलाया। सज्जन सिंह ने कहा कि बांग्लादेश में पिछले 2 दिनों में जो हुआ वो गलत नीतियों का परिणाम है और अगर हमारे देश में भी यही स्थिति रही तो यहाँ भी ऐसा हो सकता है। बांग्लादेश में आए सियासी भूचाल ने भारत समेत पूरे क्षेत्र में परेशानी खड़ी कर दी है, लेकिन विपक्षी नेता इस मुद्दे पर भी सियासी रोटी सेक रहे हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मंत्री महबूबा मुफ्ती ने बांग्लादेश में बिगड़े हालात से सबक लेने के लिए कहा है। बांग्लादेश से हमें ये सबक सीखना चाहिए कि तानाशाही का ज्यादा वक्त नहीं होता है और लोगों के खिलाफ जो आप पॉलिसी लाते हो, कानून लाते हो, उससे आखिरकार लोग एक बार तंग होके उनके बर्दाश्त का जो पैमाना है वो टूट जाता है, छलक जाता है। सियासी विचारधारा में एक दूसरे के विरोध की बात समझ में आती है, लेकिन बांग्लादेश में हो रही तबाही की कल्पना भारत के लिए करना किसी के लिए समझ से परे है। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज ढाका में विपक्ष में रही खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी ने एक विशाल रैली का आयोजन करके इस बात का संकेत दे दिया है कि वो बांग्लादेश की सत्ता संभालने के लिए तैयार है। खालिदा जिया ने इस रैली में अपने समर्थकों के लिए संदेश भेजा है, लेकिन चिंता की बात यह है कि कट्टरपंथ की वकालत करने वाली बीएनपी का रुख भारत को लेकर सकारात्मक नहीं रहा है। ऐसे में हमारा 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि बांग्लादेश की अस्थिरता भारत के लिए कूटनीतिक तौर पर कितनी बड़ी चुनौती। इसके बारे में समझा रही है पूर्व राजनयिक मंजू सिंह। नया जो इंटरिम गवर्नमेंट आ रहा है उसका क्या मेकअप होगा, क्या उनका वो होगा रवैया। हाँ, इंडिया के साथ रिलेशनशिप तो जीरो नहीं कर सकते हैं, कैंसिल नहीं कर सकते, रहेंगे, रिलेशनशिप विल रिमेन, लेकिन कितना उसकी जो स्ट्रेंथ है और जो इस वक्त क्लोजनेस थी अभी तक, उस पर जरूर असर होगा और थोड़ा सा डाउन टर्न होगा मुझे लग रहा है भारत और बांग्लादेश के रिलेशनशिप में। और एक जो उन्होंने हिंदूज और हिंदू लोगों को और अवामी लीग के फैमिलीज को और लीडर्स को मार रहे हैं और मारा जा रहा है, एक ये इम्पैक्ट होगा इंडिया के ऊपर, वहाँ के लोगों के ऊपर, और इंडिया के साथ जो रिलेशनशिप है उसमें जरूर थोड़ा सा एक खटास नहीं कहेंगे, एक लिटिल स्लोइंग डाउन ऑफ द रिलेशनशिप विल बी देयर। लेकिन हमारे जो इतने हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं वहाँ, ट्रेड रिलेशनशिप है और जॉइंट प्रोजेक्ट्स हैं, उनके ऊपर मुझे उम्मीद है कि उन पे ज्यादा असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो दोनों। इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।